तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा। जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सुज़लॉन एनर्जी अपने क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब क्वार्टरली रिजल्ट में एग्जैक्ट क्या था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, जिसमें Q1Q बेसिस पे अगर देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखें तो 73% का ग्रोथ था, और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 91% की ग्रोथ दिखाई थी। तो बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थे। बट जब बात होती है प्रॉफिट की तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। अगर Q1Q बेसिस पे देखोगे तो मोर देन डबल वाली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली थी। इनफैक्ट 150% की ग्रोथ आपको विटनेस करने को मिला था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो Q1Q बेसिस के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अब इस वजह से सुज़लॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस में भी आपको उसका असर देखने को मिला क्वार्टरली रिजल्ट का। बट एग्जैक्ट अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे ज़रूर हैं बट उतने भी अच्छे नहीं हैं जितना ज़्यादा अच्छा मार्केट समझ रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के टैक्स के बारे में तो इस बार देखोगे तो टैक्स का नंबर आपको नेगेटिव 114% देखने को मिलता है, यानी कि टैक्स एग्जेप्शंस कंपनी को मिले हैं। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उतना ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था अगर ये एग्जेप्शन मिलते नहीं तो। और अगर हम कंपनी की EBITDA की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नंबर समझ आएगा। EBITDA अगर देखोगे Q1Q बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो टैक्स की वजह से परफॉर्मेंस वैसी आई है। वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती थी अगर टैक्स एग्जेप्शंस कंपनी को नहीं मिलता। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी के जब रिजल्ट ख़राब होते हैं तो आपको ये चीज़ें हाईलाइट होते हुए देखने को मिलती है कि टैक्स की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो गिर गए, EBITDA देखो अच्छे हैं, तो इस वजह से नंबर्स ख़राब नहीं हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गए, इस वजह से वैल्यूशंस में भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिल गई, जो कि अगर फ़िल्टर आउट करके रिजल्ट देखें तो वैल्यूशन वो डिज़र्व नहीं करता था जो वैल्यूशन अभी इस कंपनी को मिल रखा है। खैर मार्केट है तो मार्केट किसी कंपनी को वैल्यूशन ज़्यादा देती भी है और किसी कंपनी से वैल्यूशन थोड़ा लेती भी है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि रिज़ल्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम मार्केट में एक वन साइडेड रैली की वजह से फेस करने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बिज़नेस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती क्या है आप सभी को पता है। रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी काम करती है, और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को जब फिल्टर आउट करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल आपको रिन्यूएबल सोर्स मिलता है, जिसमें एक होता है विंड, उसके अलावा आपको सोलर रिन्यूएबल्स भी देखने को मिलता है, यानी कि सोलर सेगमेंट्स जहाँ से भी बोल सकते हैं पावर जनरेट किया जाता है। तो ये कंपनी जो है वो बेसिकली विंड रिन्यूएबल में काम करती है। और ये कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, विंड टर्बाइन जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझे, लाइक ये जो सेगमेंट है विंड रिन्यूएबल का या फिर विंड पावर का हम इसको बोल सकते हैं, वो सेगमेंट अगर सोलर पावर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अगर इंडिया के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तो वो था 220 गीगावाट का। बट उसमें अगर हम सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है 105 गीगावाट का, और विंड पावर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है सिर्फ 50 गीगावाट का। अब सोलर पावर का मतलब क्या, जो धूप से हम जनरेट करते हैं एनर्जी उसको हम सोलर पावर बोलते हैं, और विंड का मतलब क्या, जो हवा से जनरेट होता है। आप सभी उसको देखे होंगे, जो टरबाइन होता है घूमता है उसी से पावर जनरेट होता है। तो ये विंड पावर का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो सभी एरियाज़ में इंस्टॉल नहीं हो सकता। जहाँ पर एयर का फ्लो, एयर का नहीं मतलब हवा का जहाँ फ्लो अच्छा रहता है, स्पीड रहता है, वहाँ पर इसके यूज़ रहते हैं। और इस वजह से विंड पावर पूरे इंडिया में हर जगह इंस्टॉल नहीं किया जाता। बट
सुज़लॉन एनर्जीज़ पे काम कर रही है, उन सारी जगहों पे भी ये बोल सकते हैं विंड पावर को फैलाना चाहती है, जहाँ पर जो बोल सकते हैं एयर का फ्लो है वो बाकी सब जगह से कम है। तो अभी के टाइम पे विंड पावर का जो बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है हमारे टोटल कैपेसिटी में, वो सिर्फ और सिर्फ 50 गीगावाट का है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि अगले 5 सालों में ये 50 से 100 गीगावाट तक जाएगा और अगले 5 सालों में इंडिया का जो टोटल एम है वो 500 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करने का है। तो इसमें बोल सकते हैं मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलर पावर से ही हमें मिलता हुआ दिखेगा और बाकी की कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल सकती है विंड पावर से। तो एक तरह से क्लियर है कि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम तो करती है, बट जो कंपनी सोलर सेगमेंट में काम कर रही है उसको थोड़ा बेटर ग्रोथ मिल सकता है उन कंपनी के कंपैरिजन में जो कंपनी विंड पावर में काम कर रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना और इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना, इसको रिकमेंडेशन मत मानना, बट जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ इससे रिलेटेड ही नहीं, अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही बड़ी खबर है, जिसमें एक सेगमेंट को हाईलाइट किया गया है और वो है नेवी वाले सेगमेंट को, यानी कि जो कंपनी इंडियन नेवी के लिए काम करती है उससे रिलेटेड ये खबर है। अब यहाँ पर खबर दोस्तों ये है कि इंडियन नेवी को मिलने वाला है 9 पावरफुल वॉरशिप इन 2025 कैलेंडर ईयर, जिसका जो टोटल कॉस्ट रहने वाला है वो 18,101 करोड़ का रहेगा। अब देखा जाए तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब इस अपडेट में इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी कंपनी का कंट्रीब्यूशन है। तो देखो दोस्तों, ये 18,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बोल सकते हैं कंप्लीट होने वाला है 2025 में। अगर कंप्लीट होने वाला है तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि कंपनी के जो रिज़ल्ट होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ना कि कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसमें सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलता है मैज़गॉन का, जिससे उम्मीद है कि 2 प्रोजेक्ट्स उनके तरफ से डिलीवर में होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये 2 प्रोजेक्ट का जो कंबाइन वैल्यू है वो 8,000 करोड़ का है, यानी कि 8,000 करोड़ की डिलीवरीज कंपनी इसी कैलेंडर ईयर आपको करती हुई नजर आएगी। अभी तो इस कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम बात करें तो एक क्वार्टर ख़त्म हो गया, दूसरा क्वार्टर चल रहा है और बोल सकते हैं कि और 2 क्वार्टर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से 3 क्वार्टर में देखने को मिलेगी। तो इन 3 क्वार्टर में ये 8,000 करोड़ की डिलीवरीज कंपनी आपको देती हुई नजर आएगी। मेनली ये मैज़गॉन की बात हो रही है। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो वो है HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इनके तरफ से भी हमें डिलीवरीज आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके एक वैल्यू है 2,050 करोड़ का और दूसरा वैल्यू है 2,435 करोड़ का। तो दोस्तों एक हमें देखने को मिलेगा DSV यानी कि डाइविंग सपोर्ट वेसल्स और दूसरा हमें देखने को मिलेगा सर्वे वेसल्स। तो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का जो वैल्यू है वो 2,050 करोड़ है। उसके अलावा जो एक और नंबर निकल के आता है DSV यानी कि सर्वे वेसल्स, जिसके जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 2,435 करोड़, यानी कि रफली अगर हम पकड़ें तो ये कंपनी 4,500 करोड़ के आसपास की डिलीवरीज आपको करती हुई नज़र आएगी इंडियन नेवी को। उसके अलावा दोस्तों एक और नाम देखने को मिलेगा, एक और कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। आप सभी इसको जानते ही होंगे। तो ये भी कंपनी 3 स्वॉलो वाटर्स क्राफ्ट की डिलीवरीज आपको करती हुई नज़र आएगी, जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो 6,311 करोड़ का है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी सही है, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रखे हैं और उसकी एग्जीक्यूशंस की उम्मीद है इसी फाइनेंशियल ईयर। और एग्जीक्यूशंस अगर इसका हो जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर नहीं कैलेंडर ईयर
इस कैलेंडर ईयर का जो लास्ट होगा यानी कि Q3, उसमें कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो हमें थोड़े से रेवेन्यू के मामले में एंड प्रॉफिट के मामले में बेटर देखने को मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों मैज़गॉन आगे चलकर हमें ऑर्डर बुक से रिलेटेड भी अपडेट्स देती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बताया था Q4 के साथ कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि 26 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनका जो ऑर्डर बुक है वो 1.25 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। अभी कंपनी का ऑर्डर बुक का वैल्यू है 32,260 करोड़। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीने में 2 मेजर ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। एक है P75 सबमरीन्स का और उसके अलावा P75I सबमरीन्स का, जिसका जो एक्चुअल में वैल्यू बनता है वो लगभग 30,000 करोड़ का देखने को मिलता है या फिर 40,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये है कंपनी के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस ऑर्डर से रिलेटेड, और रेवेन्यू और प्रॉफिट से रिलेटेड जो हमने बात किया वो अभी जो इंडियन नेवी से रिलेटेड अपडेट थी वो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे इफेक्ट डालता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं, बट हाँ इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है RVNL। अब दोस्तों RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर हुई है। इनफैक्ट सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है। रेलवे सेक्टर मतलब रेलवे स्टॉक्स की बात हुई यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो पहले के मुकाबले सेंटिमेंट्स थोड़े से इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं, और उम्मीद यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह भी है कि रेलवे स्पेस में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स को इंक्रीज़ कर सकती है। अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट का कैपेक्स रेलवे सेक्टर में ऑल टाइम हाई हिट किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% की एलोकेशंस में हमें जंप देखने को मिली थी। और उसके अलावा दोस्तों उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी 26 नहीं बोल सकते हैं, 26 का फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होने वाला होगा, 27 को लेकर जो गवर्नमेंट एलोकेशन रखेगी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, वो हो सकता है कि फिर से एक ऑल टाइम हाई हिट करते हुए नज़र आ जाए। और एक्सपेक्टेशन है कि आपको अच्छा ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है कैपेक्स। तो इसी वजह से हमारी जो रेलवे कंपनीज़ हैं वो पिछले कुछ टाइम में डिफेंस कंपनी जैसा ही परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही है। बट इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों वेसोवेस इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, 1:10 की रेशो में स्प्लिट दिया था कंपनी ने। उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 10 जून। यानी कि इस डेट से पहले जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं वो कंपनी में पूरी तरह से स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।